हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के नए लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज की पहली चैप्टर आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली है, जो कि है मेटलर्जी। ठीक है, पुराने लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट की थी। एक वीडियो और आएगा बच्चों, 35 मिनट का वो वीडियो होगा, जिसके अंदर में मैं अर्हेनियस इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों को करा दूंगा। ठीक है, उसका चिंता ना करो, वो वीडियो आज ही आएगा, बट कब आएगा वो मैं नहीं बता सकता। अगर आज नहीं आया तो कल मॉर्निंग तक वो वीडियो आएगा, उसके साथ साथ मेटलर्जी का सेकंड पार्ट भी आएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों आपका पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये वाली चैप्टर जो है वो मैं स्टार्ट करता हूं, और ये वाली चैप्टर मैं कोशिश करता हूं कि आपकी ये मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। बच्चों ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली चैप्टर है जो कि हमें आपको बताना है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे बहुत ही ज्यादा इजी है, इसकी चिंता ना करना कि ये पेपर में टफ आता है। ठीक है, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा आसान पेपर पूछी जाती है, इससे जनरल सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पूरी इस चैप्टर को, मेटलर्जी की जो चैप्टर है इसे मैं कवर करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं बच्चों मेटलर्जी। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली में ना हमें मेटलर्जी पढ़ाई जाएगी। ये इंजीनियरिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग करते हैं वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में वो ये बातें ज्यादा बढ़िया से पढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी के सम बेसिक प्रिंसिपल्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम क्या करेंगे ना, इस चैप्टर की कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और कल हम लोग बात करेंगे स्पेशल कंप्लीट एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर, गोल्ड, अल्यूमिनियम। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, और आयरन। ठीक है, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो होगी वहां पे कवर की जाएगी। आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम सिंपल 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 जो भी पूरी की पूरी चैप्टर है उसको खत्म कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहोलिज्म बाबा, और शुरू करता हूं आज का लेक्चर, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी क्या है? ठीक है, मेटलर्जी क्या है बच्चों? मेटलर्जी वह ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर में हम मेटल के एक्सट्रैक्शन को निकाल करते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना, अर्थ के क्रस्ट से हम क्या करते हैं बच्चों, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो कहते हैं कि द प्रोसेस, ठीक है ना, एंड अ टेक्नोलॉजी फॉर extraction of the metal, extraction of the metal from earth crust। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मेटल को निकालने की जो स्ट्रैटेजी होती है इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज द प्रोसेस एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द, क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसे कहा जाता है बच्चों मेटलर्जी। ठीक है, अब बच्चों मेटलर्जी के पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल टर्म्स को समझना होगा मेटलर्जी के। ठीक है, उन जनरल टर्म्स में पहले आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट करते हुए चैप्टर में आगे की ओर मूव करेंगे। बच्चों सबसे पहला टर्म जो आता है मेटलर्जी को समझने के लिए वो होता है मिनरल। ठीक है बच्चों, मिनरल क्या होते हैं? मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं? मिनरल्स क्या है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या हो, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मिनरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मिनरल कहलाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि those chemical substances which are present in the earth crust, which are present in a earth crust के अंदर में पाए जाने वाले सारे के सारे केमिकल सब्सटेंस is called मिनरल। उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? मिनरल कहा जाएगा। तो सर और किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर और क्या होता है?
बच्चों और भी एक तरह का मिनरल होता है। और क्या होता है? एक तरह का मिनरल होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, और की खासियत क्या होती है मिनरल के से, कि इसके अंदर में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेटल का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चों? मेटल का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स वह मिनरल्स होते हैं विच हैव, क्या होती है, विच हैव सम, ठीक है ना, सम एक्सटेंट ऑफ मेटल, ठीक है ना, इन देम, उसके अंदर में क्या होती है, कुछ एक्सटेंट ऑफ क्या होनी चाहिए बच्चों, मेटल होनी चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ओर कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? ओर कह देते हैं। अच्छा, इसी तरह से ना हर मेटल्स के अंदर में अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर होते हैं। वह ओर आपके एग्जाम के अंदर में 100% आते हैं। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आती है ना, क्लास 9 से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे ओर मिनरल होते हैं, बट all minerals are not ore, लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, वही बात है सर, क्योंकि ओर भी एक तरह का मिनरल है, लेकिन क्या सारे के सारे मिनरल के अंदर में मेटल हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ी, समझ में आ रहा है बच्चों? ये है जनरल मेटलर्जी। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा ना एक्साइटली नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मैं मजाक मजाक में पढ़ाऊं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का स्ट्रेटेजी ये है कि आप ध्यान से सुने, सीरियस फोकस होकर, आपको हर बातें समझ में आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, मैं दूसरे के जैसा नहीं हूँ कि जस्ट मुझसे होगा भी नहीं कि आप आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी, चलिए बात करता हूं बच्चों कुछ मेटल्स के बारे में, और उन मेटल्स की क्या करेंगे हम लोग उन मेटल्स की क्या करेंगे हम लोग, ओर्स को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां हेडिंग लगा रहा हूं मैं यहां मेटल्स की। ठीक है, यहां मैं उसके ओर के बारे में बताऊंगा और उनकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहला ओर है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बेसिक ओर को क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। बिल्कुल सही। इसकी फॉर्मूला क्या होती है सर? Al होती है XOH 3x माइनस 2 में ना, यही ना फॉर्मूला होती है इसकी। क्या होती है बच्चों? दैट इज AlXOH 3 माइनस 2x, और जो ये x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 से बड़ी होती है और 0 से छोटी होती है। क्लियर है एकदम? इसको बोलते हैं बॉक्साइट। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको इसी तरह से बच्चे लिख देते हैं Al2O3.XH2O में ना। आइए, अगला और जो है बड़ा ही फेमस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉपर। क्या होता है बच्चों? कॉपर। कॉपर के बहुत सारे और होते हैं, है ना। कॉपर के क्या होते हैं? बहुत सारे और होते हैं। जैसे कौन कौन से और होते हैं? कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है? कॉपर पायराइट। ठीक है ना। दूसरा होता है दैट इज मेलाचाइट या मेलाकाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारा बच्चों मेलाकाइट होता है, कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्लेंस होता है। क्या होता है? कॉपर ग्लेंस। ठीक है, क्या होता है? कॉपर ग्लेंस। क्लियर है? कॉपर ग्लेंस होता है। और एक होता है क्यूपराइट। और क्या होता है बच्चों? क्यूपराइट होता है। क्या क्या फॉर्मूला होते हैं भैया? इसकी फॉर्मूला होती है CuFeS2। ठीक है, मेलाकाइट क्या होता है? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये पेपर में आने का चांस रखता है। ठीक है, कॉपर ग्लेंस क्या होता है? कभी भी ग्लेंस लिखेगा तो क्या होगा? वो सल्फाइड का ओर होगा। क्यूपराइट क्या होता है बच्चों? Cu2O के ओर को क्या बोलते हैं? क्यूपराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूपराइट बोलते हैं। वैसे ही बच्चों हम लोग आयरन की बात कर लेते हैं, तो आयरन के बहुत सारे और होते हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे। एक होता है हेमेटाइट,
दूसरा होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडराइट, है ना, जिनसाइट, जिनसाइट सुना होगा आपने, ठीक है ना, क्या क्या सुना होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, जिनसाइट, आयरन पायराइट। जिनसाइट नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, यहां लिखना होगा आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, ठीक है। हेमेटाइट की फॉर्मूला बोलो, Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सेडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, आयरन के ओर हो गए, क्या हो गए ये, आयरन के ओर हो गए, क्लियर है एकदम। तो याद रखना है इसको, एल्यूमिनियम के ओर कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, कॉपर के ओर में होता है कॉपर पायराइट, मैलाकाइट, कॉपर ग्लेंस, क्यूपराइट, आयरन के ओर में होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट, ठीक है। और उसका ये मैंने आपको कॉम्पोजिशन लिख के दे दिया, ठीक है, क्लियर है। ये आपने, मैंने क्या कर दिया इसका, आपको कॉम्पोजिशन लिख के दे दिया कि हर मेटल का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्लियर। आगे बढ़े, कुछ और मेटल्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशंस इंपॉर्टेंट है, वो है जिंक। क्या होता है वो, जिंक, ठीक है। एक ही में मिटा देता हूं, बाकी आप इसी में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। जिंक के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, ठीक है। देखिए, देखो जिंक के अंदर में कौन कौन सा होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक में कौन कौन से होते हैं बच्चों, जिंक के अंदर में आता है जिंक साइट, क्या क्या आता है, जिंसाइट आता है ना, जिंक साइट बोलते हैं। या इसी को एक होता है दैट इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड, नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सैफिराइट, सैफिराइट भी बोलते हैं बच्चों इसको, सैफिराइट भी बोलते हैं जिंक, जिंक ब्लेंड को, या फिर जिंक, है ना। उसके बाद होता है कैलामाइन, और क्या होता है, कैलामाइन होता है ना, कैलामाइन होता है, और क्या होता है बच्चों, यही तीन को होते हैं, ठीक है। तो जिंसाइट किसको बोलते हैं बच्चों, जिंसाइट हम लोग बोलते हैं जिंक के कार्बोनेट को, ठीक है। ZnCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक, सॉरी जिंक के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जिंसाइट। जिंक ब्लेंड किसको बोलते हैं, जिंक ब्लेंड बोलते हैं हम लोग ZnS को। कैलामाइन किसको बोलते हैं, कैलामाइन किसको बोलते हैं, जिंक का जो तुम्हारा क्या होता है बच्चों, कार्बोनेट होता है, इसको क्या कहते हैं, कैलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं, क्लियर है। उसके साथ साथ बच्चों और याद रखना है हमें गोल्ड का, ठीक है ना। गोल्ड का अगर बात करते हैं तो गोल्ड के ओर को बोलते हैं आर्जेंटाइट, क्या बोलते हैं, आर्जेंटाइट, ठीक है ना, Ag2S, आर्जेंटाइट। आर्जेंटाइट इज द ओर ऑफ, क्या बोलेंगे, गोल्ड। गोल्ड के ओर को क्या कहते हैं बच्चों, लीड। लेड के ओर का इंपॉर्टेंस है, लेड का जो ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, लेड ग्लेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है, वही दैट इज कॉल्ड गैलीना, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, गैलीना, गैलीना, दैट इज गैलीना PbS, ठीक है। एल्युमिनियम के कुछ ओर्स होते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, क्रायोलाइट आपको पता होगा ना, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट बड़ा फेमस है भाई, ये याद रखना आप लोगों को, क्रायोलाइट, ठीक है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na3Al6, दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोलाइट। कभी कभी फ्लोरस्पार पूछता है, क्या पूछता है आपसे, फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार किसको कहते हैं बच्चों, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड को क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरस्पार। और ये हो गया बच्चों क्या, क्रायोलाइट। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर में क्या पूछ दिया जाए, डायरेक्ट आपको एक लाइन में सवाल पूछ देगा कि जिंसाइट का फॉर्मूला बता दो, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला बता दो, कैलामाइन बता दो, या फिर आपसे अर्जेंटाइट ही पूछ दिया, गैलीना पूछ दिया, क्रायोलाइट पूछ दिया, फ्लोरस्पार पूछ दिया, तो आपको वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और कैसे आएगी बच्चों, जब आपको वो चीज लर्न होगी, क्लियर है। आगे बढ़े, और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं। इसके अंदर में बिठा दूं, देख लो ये सब एक बार बढ़िया से देख लो, क्लियर है, क्लियर दिख रहा है एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, चलो। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो
बच्चों कुछ और डेफिनेशंस की बात कर लेता हूं। एक पार्टिकल होता है, इसको बोलते हैं गैंग। ठीक है, गैंग क्या होता है? गैंग कुछ भी नहीं होता। गैंग क्या होता है ना, गंदी, मतलब क्या होता है, गंदगी होता है। दे आर अनडिजायरेबल सबस्टांसेस। अनडिजायरेबल सबस्टांसेस, ये क्या होते हैं? अनडिजायरेबल सबस्टांसेस होती हैं, जो कि क्या होती हैं, मेटल के ओर के साथ आती हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट विथ ओर्स एज इंप्यूरिटीज। ठीक है ना, किसके फॉर्म में होती है बच्चों? ये इंप्यूरिटीज के फॉर्म में होती हैं। दे आर कॉल्ड गैंग। ठीक है, एक टर्म होता है बच्चों फ्लक्स। क्या होता है बच्चों? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कभी आप लोगों ने दूध देखा है? दूध, है ना। फ्लक्स क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले दूध नहीं, पहले फ्लक्स समझो। फ्लक्स क्या होते हैं बच्चों? ये वह सबस्टांसेस होती हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल के अंदर में से, ठीक है, कोई ये क्या करते हैं, हम इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। फ्लक्स आर द केमिकल सबस्टांसेस। ये क्या होते हैं बच्चों? केमिकल सबस्टांसेस होती हैं यूज टू रिमूव इंप्योरिटीज। ठीक है ना, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बच्चों जो केमिकल सबस्टांसेस होती है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लक्स कहा जाता है। ये जो फ्लक्स होते हैं ना बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं एसिडिक फ्लक्स और एक को कहते हैं बेसिक फ्लक्स। जो बच्चों एसिडिक फ्लक्स होता है, इसको यूज किया जाता है बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, यूज टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज। ठीक है ना, अगर आपको बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करना है ना बच्चों, तो आपको क्या करना होगा? बेसिक फ्लक्स का यूज, एसिडिक फ्लक्स का यूज करना होगा बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल SiO2। ठीक है, कुछ जो होती है वो क्या होती है? बेसिक फ्लक्स होती है। क्या होती है बच्चों? बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स क्या होती है? दे आर एन यूज टू रिमूव, ठीक है ना, ये क्या होती है? इन्हें यूज किया जाता है टू रिमूव द एसिडिक इंप्यूरिटीज। ठीक है ना, इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेसिक फ्लक्स। इसका एग्जांपल बच्चों हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में। या फिर हम यूज करते हैं आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, या फिर हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड। दीज आर नोन एज बेसिक फ्लक्स। क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लक्स कहा जाता है। बच्चों स्लैग क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है सर। स्लैग क्या होता है? स्लैग वही चीज है बच्चों। स्लैग क्या होता है ना, देखो, कभी दूध देखा है? दूध, हाँ सर दूध देखा है। दूध जब गर्म होता है ना, तो दूध के गर्म होने पर क्या होता है ना, कि जैसे ही गर्म दूध होता है तो थोड़ी देर करके उसको छोड़ दिया जाए वैसे ग्लास के अंदर, तो ऊपर में ना एक छोटी सी लेयर बन जाती है। जिस लेयर के अंदर में ना बहुत सारे, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल होगा ना, वहीं तक रह जाएगा, और अंदर के जो मेन मटेरियल है जो कि दूध है, उसके अंदर पर नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्लैग होता है। ठीक है, छाली के जैसा ही क्या होता है बच्चों? स्लैग होता है। ठीक है ना, स्लैग जो होता है वो कैसे बनता है? फ्लक्स को जब हम लोग इंप्यूरिटीज, फ्लक्स और जो इंप्यूरिटीज का जो मिक्सचर होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। ठीक है ना, फ्लक्स प्लस इंप्यूरिटीज के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये जो स्लैग होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना स्लैग का, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट का जो डेंसिटी होती है वो लेस देन होती है किससे? मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी लेस देन, क्या बोलेंगे बच्चों? मेटल। तो अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये आराम से ऊपर आ जाएगा और हम उस इंप्योरिटीज को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसका यूज क्या करेंगे भैया? इसको यूज क्या करेंगे? आप समझ में आ गया स्लैग का क्या यूज होगा? तो स्लैग का यूज किया जाएगा क्या? पहला तो समझ में आ गया कि तुम्हारा इंप्योरिटीज, उसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। प्रिवेंट द फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन से भी क्या करता है बच्चों? ये प्रिवेंट करता है। यही क्या है? स्लैग है। जितनी बातें मैं लिख रहा हूं, ये सारी की सारी बातें आपको भी मेरे जैसे याद होनी चाहिए, तभी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? स्ट्रांग होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी इसमें नया बात नहीं, बहुत आसान सा बातें हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है? बस उन बातों को समझ लेना है। समझ कर उसको क्या करना है? 2-3 बार, 4 बार, 10 बार एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़िए। जो नोट्स मैं दे रहा हूं उसे पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी एनसीईआरटी भी याद हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। पेन गिर गया है, लगता है लेक्चर अच्छा बनने वाला है।
कोई बात नहीं, समझ में आया, आगे बढ़े। क्लियर है एकदम, स्लैग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है ना, क्लियर। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं ना टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की। मेटलर्जी कितने प्रकार की होती है? हाँ सर ये तो बहुत जरूरी है सर, कि मेटलर्जी सर कितने प्रकार की होती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि मेटलर्जी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये भी जान लेते हैं बच्चों की मेटलर्जी कितने प्रकार की होती है। क्लियर है, तो समझते हैं मेटलर्जी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो मेटलर्जी कितने प्रकार की होती है, इसको भी जान लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी एक्चुअली क्या है ना, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के आधार पर मेटलर्जी के अलग अलग नाम दे दिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कौन कौन सी मेटलर्जी होती है बच्चों? पहली होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। इसे समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोमेटलर्जी इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है ना, जो इसमें लग चुका है बोर्ड पे, नहीं लिखा पा रहा ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी। तो पहला मेटलर्जी होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी की क्या खासियत है बेटे, कि इसमें हम लोग यूज लेते हैं किसका, यूज्ड, ठीक है ना, सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी। दूसरा होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, पायरोमेटलर्जी के अंदर में क्या यूज करते हैं हम लोग, हीट। ठीक है ना, यूज हीट, ठीक है ना, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम लोग क्या यूज करें बच्चों, अगर हम लोग क्या यूज करें हीट यूज करें, तो उसको क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। तीसरा होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इससे इस नाम समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, यूज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहा जाएगा। क्लियर है, इसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहा जाएगा। बच्चों कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर में ना कुछ एलॉयज, देखो मैं अभी वो जितनी बातें कर रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं मैं, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज बच्चों, एलॉयज क्या होती है ना, ये एक से मतलब कि मोर देन वन मेटल से मिला हुआ एक मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है बच्चों, एलॉय वो सबस्टांसेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, एक से अधिक मिलकर मेटल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स एलॉयज के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है एल निको। क्या है बच्चों, एल निको। एल निको में नाम से ही पता चल रहा है, देखो एल निको मतलब अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है ना, एल निको इससे मिलके बना होगा। बड़ा ही फेमस होता है ब्रास, और दूसरा होता है ब्रॉन्ज। ठीक है ना, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ब्रास और ब्रॉन्ज पे। ट्रिक समझो, जहां पे आर है वहां आर नहीं, दोनों के अंदर में एक कंपोजिशन सेम है जो कि है कॉपर। ठीक है, कॉपर दोनों में होता है, वेदर इट इज दिस और वेदर इट इज दिस, तो कॉपर बच्चों दोनों में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग समझना, यहां पर क्या है बच्चों, ब्रोंज आर है, और यहां पे क्या है, ब्रास, और यहां है ब्रोंज। ठीक है, तो जहां पर आर है वहां आर नहीं होगा, यहां होगा टिन। ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा तुम्हारा, दैट इज जहां पे आर है वहां एस, जहां पे एस है वहां आर। समझ में आ रहा है, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रोंज के अंदर में जो आने वाला है, ब्रोंज के अंदर में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट गलती कर दिया मैंने ही, ठीक है ना, समझाते समझाते मैंने ही गलती कर दिया, कि ब्रास जो होगा बच्चों, ब्रास के अंदर में क्या आ जाएगा, जहां पे जेड है वहां जेड नहीं, जहां पे जेड है वहां, समझ में आया क्या कहना चाहता हूं, मतलब यहां वाला जेड को आपको यहां लगा देना है, ये एस वाले को यहां लगा देना है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ब्रास के अंदर में क्या बोला मैंने, कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज के अंदर में क्या बोला, कॉपर प्लस जिंक। क्लियर है, चौथा बात हम लोग समझ लेता हूं, मेरे से गलती हो गई, सॉरी बच्चों, चलो होती है, आगे बढ़ा जाए। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, गन मेटल पूछा जाता है, गन मेटल, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, गन मेटल तो गन मेटल क्या होता है बच्चों, कॉपर जिंक और जो टिन है, कौन भैया, कॉपर जिंक और टिन, इन तीनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं हम लोग, गन मेटल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गन मेटल बोल देते हैं। कभी कभी आपसे ना जर्मन सिल्वर के बारे में पूछता है, जर्मन सिल्वर बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये, जर्मन सिल्वर पूछा जाता है ना, कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन द जर्मन सिल्वर। देखो बच्चों,
ये जो होता है ना जर्मन सिल्वर, ये बना होता है कॉपर से, जिंक से और निकल से। सर इसके अंदर में तो सिल्वर होता ही नहीं है, तो याद रखना इस जर्मन सिल्वर कंटेन नो सिल्वर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता। ठीक है ना, जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन, ठीक है, एनी सिल्वर। ठीक है, कोई भी सिल्वर की क्वांटिटी इसके अंदर नहीं होती है, बस नाम के लिए क्या रख दिया गया इसका नाम जर्मन सिल्वर ड्यू टू इट्स अपीयरेंस लाइक अ सिल्वर। ठीक है, कभी कभी बच्चों एक और टर्म आता है ना, बड़ा ही फेमस है, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर की है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश मेटल। आर यू नोइंग अबाउट मिश मेटल? हाँ सर, कहते हैं बच्चों लैंथेनॉइड के अगर आपके पास मेटल्स हैं, क्या है बच्चों, लैंथेनॉइड के मेटल्स हैं, उसके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्या है बच्चों, कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम है, और तुम्हारे पास क्या है, कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम है और कॉपर है। ठीक है ना, अगर ये चीजें आपके पास प्रेजेंट है तो इन्हें क्या कहा जाता है, मिश मेटल। इसे क्या नाम दिया गया है बच्चों, मिश मेटल। ठीक है, ये सारी की सारी बातें अभी तक हम लोगों ने जो की थी, ये सारी क्या है, लर्निंग बेस्ड है। इसमें मैं आपकी कोई खास हेल्प नहीं कर सकता, जहां जहां पर ट्रिक्स आएंगे वो सारी की सारी ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन नहीं तो ये क्या है ना कि सीधे मगअप करने वाले टॉपिक्स हैं, कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, 10 बार लिखोगे अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, एलिको मतलब एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, ब्रास बता दिया, जहां एस होगा वहां, जहां जेड है वहां पर एस होगा। ठीक है, और एस होगा वहां पे जेड होगा। तो ब्रास के अंदर में कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज के अंदर में कॉपर प्लस टिन। गन मेटल बता दिया, यही तीनों होते हैं, कॉपर जिंक और टिन। जर्मन सिल्वर बता दिया, कॉपर जिंक और निकल। ठीक है, और मिश मेटल बता दिया, लैंथेनॉइड के मेटल और ट्रेसेस ऑफ कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो ये हो गया बच्चों एलॉय। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, जब हम किसी मेटल को जब हम लोग अर्थ से निकालते हैं, आओ जरा सा हम लोग ना जस्ट एक केमिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो कि आपको गए, आप खुदाई करने माइनिंग साइट्स पे गए, और माइनिंग साइट से आपको मैंने बताया कि आप एक मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सर क्या क्या प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, वो हम जानना चाहते हैं। बच्चों किसी भी मेटल को जब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वो हमेशा याद रखना कि इंप्यूरिटीज के फॉर्म में ही पाया जाएगा। कभी भी आज तक इस दुनिया में कोई भी ऐसा मेटल नहीं है, बहुत ही रेयर मेटल्स होंगे जो कि फ्री स्टेट में अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। हर किसी के अंदर में कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों, इंप्यूरिटीज होती है, जिन इंप्यूरिटीज को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अगर हम उस इंप्यूरिटीज को रिमूव कर पाते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, तो हम आसानी से क्या कर पाते हैं, उसकी बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, उसकी हम लोग मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और हमें भी क्या होता है, उससे फायदा होता है। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो जरा सा, किसी भी मेटल की अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, सबसे पहले स्टेप्स जानो। सबसे पहले जैसे ही आपको वो टुकड़ा मिलता है ओर का, तो उसे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले क्रशिंग करना होता है। क्या करना होता है, क्रशिंग। ठीक है, उसको आपको क्या करना होता है, पाउडर्ड के फॉर्म में उसको कंप्लीटली क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रशिंग बोलते हैं, या फिर इसी को टर्मिनोलॉजीज के अंदर में क्या कहा जाता है, पल्वराइज्ड करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रशिंग, या दूसरा होता है पल्वराइजेशन। ठीक है, या फिर इसी का नाम दे देते हैं बच्चों, दैट इज पाउडर्ड ओर। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। उस बड़े से जो मेरे पास पत्थर मिला उसका मैंने क्या कर दिया, क्रश किया, उसे क्रश करके इसको क्या बना दिया, मैं पाउडर बना दिया। दूसरा बच्चों होता है कि उसमें बताया कि जो ओर होता है वो प्योर नहीं होता, तो हमें सबसे पहले उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करना है। तो इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए उसको क्या करना होगा, कंसंट्रेशन। तो हम यहां पे करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर है, हम क्या करेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन करेंगे, क्या, ओर की। ओर की हम क्या करेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन करेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि हम जो हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसकी हम रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है, इनटू मेटल। और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हम फाइनली क्या करेंगे, उसकी रीफाइनिंग। फिर से क्या करेंगे? रीफाइनिंग। तो यही 5 स्टेप्स होती हैं किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। क्या क्या होता है बच्चों? सबसे पहले क्रश करो, फिर उसको क्या करो, उसे कंसंट्रेशन करो, फिर कंसंट्रेटेड ओर को मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, मेटल के ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करो, और फिर उसके बाद उसकी क्या कर दो? रिफाइनिंग। तो ये हम सारी प्रोसेसेस को आज पढ़ने जा रहे हैं वन बाय वन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, दैट इज क्रशिंग। तो कोई स्टेप नहीं हुआ ना, किसी भी मेटल को हम लोग अगर देखा जाए तो सिंपल क्या करेंगे? क्रश कर देंगे। तो क्रशिंग को तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। ठीक है, ओर की कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर हम लोग देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्लियर? तो स्टेप 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। कल ये चैप्टर का क्या होगा ना कि ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट होगी, लेकिन चैप्टर में हम क्या करेंगे, मूव करते चले जाएंगे सिर्फ नेम लिख लिख के। जैसे मैं अगर मान लो कि अल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बता दूंगा कि उसको कंसंट्रेट किसे करते हैं, फिर मैं उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना, फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स उसके अंदर में डील करना होगा वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा, जो स्पेशल होगी उस रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है ना बच्चों, 2 प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। वन इज नोन एज एन फिजिकल मेथड, ठीक है, एक क्या होता है? फिजिकल मेथड, और एक होता है दैट इज केमिकल मेथड। ठीक है, क्या क्या होते हैं बच्चों? 2 प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस और एक को बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। ये जो फिजिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शंस का यूज नहीं करते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों? सबसे पहला आता है दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। क्या क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक होती है। दूसरा टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। उसके साथ साथ बच्चों और क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या पढ़ते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को स्टडी करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की स्टडी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से केमिकल मेथड के अंदर में हम एक सिंगल प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है लीचिंग। क्या कहा जाता है बच्चों? लीचिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है लीचिंग। क्या प्रोसेस का नाम है बच्चों? लीचिंग। ये ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करता हूं ग्रेविटी सेपरेशन। बहुत ही इजी टेक्निक होती है ग्रेविटी सेपरेशन। बच्चों ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है समझना। ग्रेविटी सेपरेशन, पहला बात इसकी प्रिंसिपल याद करनी है कि ये कौन से ऐसे और होंगे जिसका हम लोग यूज कर पाएंगे। तो पहला बात करते हैं कि ये उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ, क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन मेटल एंड इंप्यूरिटीज। ठीक है, इसके अंदर में क्या होना चाहिए कि इंप्यूरिटीज या फिर मेटल, दोनों में से कोई एक जो होना चाहिए वो भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि एक स्लोपी सरफेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और इस स्लोपी सरफेस से यहां पर हम क्या करते हैं? मेटल को, जो इंप्योर मेटल्स है उसको यहां डालते हैं, और एक हल्के हल्के जगहों पर क्या होता है ना कि इस तरह से स्लोप्स में इस तरह से बना होता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में ही ओर को लिया जाता है, और यहां पर हम क्या करते हैं? एक बीकर लगा देते हैं। इस बीकर के अंदर में प्योर मेटल्स आते हैं। कोई भी अगर मान लो कि अगर इंप्यूरिटीज हल्की है, इंप्यूरिटीज अगर हल्की है तो यहां जम जाएगी जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं, और जो प्योर मेटल होगा वो यहां से क्या होगा? मूव करते हुए इसके अंदर गिरता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये एक टेक्निक होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटी सेपरेशन। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है,
इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन कहा जाता है, जिसके अंदर में हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं जिसका इसका यूज किया जा सकता है, वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है, इस मेटल का हम लोग मतलब कि एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है। दूसरा होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, तो देखना मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, क्लियर। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बात तो इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल सर वही है कि इट इज एन बेस्ड ऑन, ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज एन बेस्ड ऑन, ठीक है ना, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट वन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है ना, मस्ट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी एक के पास क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे कि क्या होता है ना, इसके अंदर में एक कन्वेयर बेल्ट होती है। क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट होती है। ठीक है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में, ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है ये मूव करते रहता है, और इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में हम लोग यहां पर बीकर के थ्रू, ये जो बीकर होता है ना, बीकर, ठीक है ना, इस बीकर के थ्रू क्या करते हैं, हम इम्प्योर मेटल्स को गिराते हैं। ठीक है ना, और यहां पर बच्चों क्या होता है कि हम यहां दो बीकर लगा देते हैं। ठीक है, एक यहां बीकर लगा देते हैं, एक यहां बीकर लगा देते हैं। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स यहां से ऐसे मूव करते हुए आती है, ठीक है, सारे के पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करके आते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले नहीं होंगे वो क्या होते हैं, एक तरफ इधर की ओर गिरने लगते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट होता है बड़ा बड़ा। ठीक है ना, जो व्हीलर होता है क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, ये मैग्नेट्स होते हैं, तो ये मैग्नेट्स इसको क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल होते हैं उसको अपने तरफ खींचेंगे, जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो बच्चों मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगी, एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, बोरिंग लग रहा है ना यार, ये क्या करूंगा, चैप्टर ही ऐसा है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है ना, मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहां पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, और ये क्या होता है, बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पर इम्प्योर और हम लोग यहाँ पे लेते हैं। क्लियर। अब बच्चों क्या होता है ना कि कोई एक मतलब कि नहीं तो इम्प्योरिटीज होनी चाहिए या फिर आपकी जो ओर होनी चाहिए, उन दोनों में से कोई एक क्या होनी चाहिए, इस तरह से। जैसे कि अगर आप क्रोमाइट का ओर लेते हैं ना, FeCr2O4, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर, और इसके अंदर में जो इंप्यूरिटीज होती है वो होती है सिलिका की। क्या होती है बच्चों, सिलिका की इंप्यूरिटीज होती है। तो जो ये तुम्हारा क्रोमाइट ओर है, कौन, ये जो क्रोमाइट ओर है ये होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। ठीक है, और जो ये तुम्हारी सिलिका ऑक्साइड है ये क्या होती है, तुम्हारी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और ये क्या होता है बच्चों, इंप्यूरिटी होती है। क्लियर है एकदम, ये क्या होता है, इंप्यूरिटीज होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके पास जो होता है ना वो होता है एक और, दैट इज नोन एज टिन का ओर। जो टिन का जो ऑक्साइड होता है SnO2, ठीक है ना, SnO2 इज कॉल्ड द ऑक्साइड ऑफ टिन। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा मैं भूल रहा हूं, बताना कोई कमेंट करके। इसके अंदर में क्या होता है ना, आयरन और टंगस्टन के ऑक्साइड्स का एक इंप्योरिटी होती है, और दूसरा इंप्योरिटीज जो होती है वो मैग्नीशियम टंगस्टन के ऑक्साइड की होती है। ठीक है, इसके अंदर में जो ये टिन का ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, SnO2, ये जो टिन का ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, और जो इंप्यूरिटीज हैं ये क्या है, इंप्यूरिटीज ये कैसी होती है, मैग्नेटिक होती है। तो जो मैग्नेटिक होंगी वो एक तरफ आ जाएंगी, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी वो क्या होंगी, अलग होंगी। तो वही बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेदर और मैग्नेटिक हो या फिर क्या हो बच्चों, दैट इज तुम्हारी जो इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिक हो। दोनों में से कोई भी अगर मैग्नेटिक होगा तो
हम लोग इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक बोलते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक है दैट इज नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक क्या होता है इसे समझते हैं। बड़ा ही फेमस टेक्निक है और इसके ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, ये समझ लिया जाए। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग लिखने जा रहे हैं दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्लियर है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले समझना कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम लोग यूज किसके लिए करते हैं। कहते हैं बच्चों की फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट सल्फाइड ओर। ठीक है, सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन। इसको बोलते हैं झाग बनाने वाली प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, झाग बनाने वाली प्रोसेस। मतलब क्या करेंगे कि ये जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ये जो है तुम्हारा किसके ऊपर बेस्ड होता है कि जो मतलब मेटल होता है और जो तुम्हारी इंप्यूरिटीज होती हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कौन से प्रॉपर्टी वाटर से विटेबल होती है और कौन जो होती है वो नॉन विटेबल होती है, उसके आधार पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब कोई भी अगर इंप्यूरिटीज नहीं तो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, जो इंप्यूरिटीज है वो नहीं तो तुम्हारी पानी के साथ तुम्हारी मतलब कि नॉन विटेबल होनी चाहिए, या फिर तुम्हारी क्या होनी चाहिए, और होनी चाहिए जो कि वाटर से विटेबल हो। क्लियर है। तो इट इज एन बेस्ड ऑन द डिफरेंस, ठीक है ना, ये जो होता है ये क्या होता है, इट इज एन बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द एड्सॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर विथ मेट वाटर। ठीक है, किसमें बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल में बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है ना, ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ, कैसा कह सकते हैं, मेटल और इंप्यूरिटीज विथ वाटर। ठीक है, जनरली क्या होता है ना बच्चों की जो ओर होती है, जो ओर होती है वो वाटर से मतलब कि सल्फाइड की ओर जो होती है वो ऑयल से एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो तुम्हारी इंप्यूरिटीज होती हैं वो क्या होती है, तुम्हारी वाटर पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे कि सल्फाइड की ओर जो होती है ये क्या होती है, सल्फाइड की जो ओर होती है ये क्या होती है, एडजॉर्ब विथ ऑयल। ठीक है ना, ऑयल के साथ एडजॉर्ब हो जाएंगी। और जो इंप्यूरिटीज होती हैं क्या होती हैं, इंप्यूरिटीज ये क्या होती हैं, दे आर एडजॉर्ब विथ वाटर। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जो ये झाग बनाने का प्रोसेस होता है इसके अंदर में हम लोग ना कुछ क्या बोलते हैं, कलेक्टर्स का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कलेक्टर्स। ठीक है ना, वी यूजेस एंड सम फ्रोथिंग एजेंट जिनको हम लोग कलेक्टर्स बोलते हैं, जो ये झाग बनाते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ फ्रोथिंग एजेंट्स की बात कर लेते हैं। फ्रोथिंग एजेंट्स या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टर्स कहते हैं। ये क्या क्या होती है बच्चों, पाइन ऑयल होती है। पाइन ऑयल जो होता है ना बहुत अच्छा कलेक्टर होता है, जो क्या करेगा ना कि सल्फाइड ओर को अपने तरफ कलेक्ट कर लेगा, है ना, झाग में से, झाग में से क्या करेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा और जो इंप्यूरिटीज है उसको बाहर कर देगा। ठीक है ना, पाइन ऑयल यूज कर सकते हैं या कभी कभी जेंथेट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जेंथेट्स। ये भी हमारा क्या होता है, बढ़िया कलेक्टर होता है। दूसरा बच्चों क्या होता है ना कि जो ये झाग बनता है ना इसका प्रोसेस में बहुत ज्यादा झाग बन जाता है, तो फ्रोथ कम बने उसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, वो बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स में जनरली हम लोग जो होता है वो एनिसोल यूज करते हैं और क्रेसोल यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, झाग बनाने की जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा क्या करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कलेक्ट मतलब कि क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज फ्रोथ स्टेबलाइजर। ठीक है ना बच्चों, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन से दो डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फाइड ओर को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कहते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन इज यूज्ड, ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन का जो यूज होता है टू क्या बोलेंगे, सेपरेट
टू डिफरेंट, ठीक है ना, टू डिफरेंट सल्फाइड ओर, एक से अधिक सल्फाइड ओर्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों इसके लिए है ना हमें कुछ डिप्रेसेंट्स का यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स होते हैं कुछ जो कि क्या करते हैं, एक को झाग में आने देते हैं और दूसरे को झाग में नहीं आने देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बच्चों NaCN एंड एक एग्जांपल हो गया बच्चों KCl। ये कुछ ऐसे तुम्हारे डिप्रेसेंट्स होते हैं जो कि एक सल्फाइड ओर को झाग में आने देंगे और एक सल्फाइड ओर को आने नहीं देंगे। जैसे कि बच्चों जब हम लोग जिंक सल्फाइड और तुम्हारा लीड सल्फाइड लेते हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड और जब क्या लेते हैं बच्चों, लीड सल्फाइड लेते हैं, और इसका रिएक्शन जब हम लोग NaCN के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? NaCN के साथ। तो जो NaCN होता है, जो ये तुम्हारा NaCN होता है, ये तुम्हारा क्या करता है, NaCN जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर उसे झाग में रहने देता है, ZnCN2। और जो तुम्हारा ये होता है लीड, उसको ये क्या कर देता है, बाहर। तो ये जो तरीका होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट कैन यूज टू, क्या कर सकते हैं इसका हम लोग यूज कर सकते हैं दो डिफरेंट सल्फाइड ओर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, दो डिफरेंट सल्फाइड ओर को हटाने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, दैट इज केमिकल मेथड। ठीक है ना, क्या होता है बच्चों केमिकल मेथड, क्या होती है वो समझो। फोर्थ प्रिडिक्शन क्लियर, आप एनसीईआरटी पढ़ना, आपको इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है बच्चों लीचिंग। बड़ा ही फेमस प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है बच्चों लीचिंग। ये क्या है ना बच्चों, एक केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, एक केमिकल प्रोसेस होती है। लीचिंग क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस होती है। इसका यूज किया जाता है तुम्हारा उस ओर के लिए जो कि क्या होना चाहिए, ज्यादा तुम्हारा सॉल्युबल होना चाहिए किसके अंदर में, सॉल्वेंट स्टेज के अंदर में। ठीक है ना, इट इज एन यूज्ड, इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड व्हेन, ठीक है ना, ये जो तुम्हारा होता है कब यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड व्हेन द ओर इज सॉल्युबल, व्हेन ओर इज सॉल्युबल, जो ओर है वो क्या होता है, सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है ना, ओर जो होना चाहिए वो किसी सॉल्वेंट के अंदर में क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लीचिंग बोलते हैं। हमें बच्चों लीचिंग करना है सबसे पहला, दैट इज दो लीचिंग पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला लीचिंग हम लोग पढ़ेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। ठीक है ना, हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिनियम की लीचिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट से, क्लियर है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से किस तरह से हम लीचिंग करा सकते हैं ये समझना। ठीक है ना, जनरली क्या बोलते हैं बच्चों कि जो तुम्हारी बॉक्साइट होती है, बॉक्साइट के अंदर में तुम्हारा जो इंप्यूरिटीज होते हैं, इट यूजुअली कंटेन, ये जो तुम्हारा इंप्यूरिटीज होता है वो किसके किसके फॉर्म में होता है, SiO2 के फॉर्म में होता है, उसके साथ साथ आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, और क्या होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। जनरली जो तुम्हारे ये जितने भी इंप्यूरिटीज होती हैं वो किसके किसके फॉर्म में होती है, सिलिकॉन के ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, आयरन के ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, टाइटेनियम के ऑक्साइड के फॉर्म में इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं इनके अंदर में। ठीक है ना, दूसरा बच्चों याद रखना कि इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये याद इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि जो एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर ओर है बॉक्साइट, ठीक है ना, इस बॉक्साइट के ओर को हम लोग क्या करते हैं, लीच करते हैं किसमें, बेसिक मीडियम में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH के साथ जब हम लोग लीच करते हैं, ठीक है ना, और वाटर का तो जरूरत पड़ेगा ही, और वाटर लिक्विड ले लेते हैं, तो जब हम लोग इसके साथ लीचिंग करते हैं तो सबसे पहले बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है बच्चों, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, Na2 होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ हो जाएगा बच्चों दैट इज NaAlOH4। ठीक है ना, एक्वस, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि सोडियम एल्यूमिनेट जब बनता है तो
सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है और सोडियम सिलिकेट भी बनता है। तो जो सोडियम सिलिकेट है, क्या बच्चों, सोडियम सिलिकेट जो होता है, ये जो सोडियम सिलिकेट होता है ना, ये तुम्हारा क्या होता है, एज इम्प्यूरिटीज, एज इम्प्यूरिटीज क्या होता है, रह जाता है लेफ्ट बिहाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है। और जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना, ठीक है ना, एल्यूमिनेट जो बना, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कम्स अप, ठीक है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है ना, कम्स अप। क्लियर है, ये तुम्हारा क्या होता है, पीपीटी के जैसा बाहर आ जाता है। फिर हम यहाँ पे कराते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, फिर क्या कराते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों कि हम, सॉरी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं, या फिर हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं बच्चों की, जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बना, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट बना, इससे पास कराते हैं CO2 गैस, ठीक है ना, एट, तो यहां से क्या होता है, हमको प्रॉपर अल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है ना, मतलब कि जो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो क्या होता है, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से सोडियम एल्यूमिनेट बाहर हो जाता है, और क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब याद रखना इस बात को कि फाइनली क्या होता है कि जो तुम्हारा Al2O3.XH2O बना है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 417 केल्विन पर हीट कर देंगे, इनके सारे ऑक्साइड्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, प्योर, ठीक है ना, प्योर क्या मिल जाता है, एल्यूमिना मिल जाता है। क्लियर है एकदम। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग, इसे क्या कहा जाता है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट से किस प्रकार से हम लोग लीच करके इसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं ना कि सिल्वर और गोल्ड की भी लीचिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड की भी लीचिंग कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग साइनाइड प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सोल्ड लिख दिया मैंने, गोल्ड एंड सिल्वर, ये किसके थ्रू होता है, थ्रू मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर में क्या होता है कि हम मेटल लेते हैं, और मेटल का रिएक्शन साइनाइड के साथ कराकर सबसे पहले मेटल साइनाइड की कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मेटल साइनाइड की कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और फाइनली जो ये मेटल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बना, इस मेटल साइनाइड की कॉम्प्लेक्स को जिंक के साथ क्या कराते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो जैसे ही मेटल का जब तुम्हारा जिंक के साथ रिप्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं, तो ये फिर क्या बन जाता है तुम्हारा, दैट इज ZnCN4। ठीक है, आई थिंक ये CN गलती किया क्या मैंने, थोड़ा सा एक बार NCERT में देख लूं, ओवरऑल मुझे सही लग रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ZnCN4 माइनस, और यहां पर क्या बन जाता है बच्चों, मेटल यहां पर आ जाता है। ठीक है, एज अ प्योर स्टेट। ठीक है, इस तरह से इसे कराया जाता है। यहाँ जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, Ag हो सकता है और Au हो सकता है। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नहीं तो एग्जाम के अंदर में लीचिंग ऑफ एल्यूमिना पूछ दे, या फिर आपसे क्या कर सकता है, लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आप उत्तर दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है लीचिंग। ठीक है, तो बच्चे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। मतलब हमने क्या किया ना कि जो भी ऊपर की जो डस्ट पार्टिकल्स थी, या फिर हम लोग क्या किए, उसे हम लोग रिमूव कर लिए ओर में से। ठीक है, लेकिन अभी भी जो तुम्हारा मेटल है ना, वो पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ है कि हम उसको यूज कर सके तुम्हारा फर्दर प्रोसेस के लिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टेप 2 पे आते हैं इसका, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। ठीक है, जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है, अब उसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। ठीक है, उसको क्या करना है तुम्हारा, प्यूरिफाई, दैट इज नोन एज नंबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं हम लोग। अब स्टेप 2 पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप 2 क्या था बच्चों, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ
एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है ना, ठीक, एक मिनट, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, हाँ क्रूड मेटल, बिल्कुल सही बोला था मैंने, गलती से कभी दिमाग फिसल जाता है, क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। अब जो मैंने कंसंट्रेटेड ओर बनाया, अब इससे हम क्या करेंगे, क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। तो क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो स्टेप्स इसके अंदर में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओर को किसमें कन्वर्ट करो, मेटल ऑक्साइड में, और फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू, एक मिनट, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। बच्चों जो कन्वर्जन है ना वो दो तरह से किया जाता है, वन इज नोन एज कैल्सिनेशन एंड अनदर इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, एक को कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, उसके मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर में हम मेटल को रिमूव कर, मतलब कि मेटल को हीट करते हैं और उसके सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। वोलेटाइल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इन वेरी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यह क्या लिख दूं मैं इसके बारे में, यूज्ड फॉर क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, रिमूव वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है ना, यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द मेटल, ठीक है, मेटल बाय लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कहेंगे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर क्या हो, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, क्लियर है। यहां पर क्या करते हैं, ये भी यूज किया जाता है टू रिमूव, ठीक है, वोलाटाइल इंप्यूरिटीज, इसमें भी यही यूज किया जाता है वोलाटाइल इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए फ्रॉम मेटल, ठीक है, बाय प्रेजेंस ऑफ क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। दोनों में क्या करते हैं, हीटिंग ही करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, दोनों में हीटिंग करते हैं, दोनों में क्या किया जाता है बच्चों, हीटिंग किया जाता है। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस पैरेलल समझ में आ गया। दूसरा बच्चों इन दोनों में जो डिफरेंस है कि इसके अंदर में हम ऑल मेटल, ठीक है ना, आर यूज्ड एक्सेप्ट सल्फाइड मेटल, ठीक है ना, सल्फाइड ओर्स को छोड़कर आप सारे ओर्स का यूज कर सकते हो। यहां क्या करते हैं, यूज्ड टू फॉर सल्फाइड ओर, ठीक है ना, सल्फाइड ओर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, रोस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं जिसके अंदर में आप कैल्सिनेशन कराओ, तो कैल्सिनेशन के जैसे एग्जांपल हो गए दैट इज Fe2O3.XH2O, ठीक है, इसको आप हीट कर दिए तो आपको क्या मिल गया, प्रॉपर Fe2O3 मिल गया, क्लियर है, ये आपको मिल गया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, ZnCO3 ले सकते हो, है ना, और इसको क्या करोगे, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करोगे, हीट, तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जिंक ले सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो CaCO3
MgCO3, इन दोनों को हीट करके आप MgO प्लस ये O प्लस CO2 बना सकते हो। तो ये कुछ हो गए कैल्सिनेशन वाले, है ना। रोस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हो, लीड का सल्फाइड का रोस्टिंग करा सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाएगा, लीड ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 गैस रिमूव होगी, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसको गैलिना बोलते हैं ना, लीड के सल्फाइड को क्या बोलते हैं बच्चों, गैलिना बोलते हैं। जिंक भी ले सकते हो, है ना, जिंक भी ले सकते हो, जिंक का ब्लेंड, ठीक है, इसको लिया मैंने, तो जिंक का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, जो कि क्या हो गया, ऊपर की ओर गैस के फॉर्म में रिमूव हो गया। क्लियर है एकदम। तो दिस इज द टू प्रोसेस बाय विच यू कैन कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है। ये दो प्रोसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में तो आ रहा है ये, ठीक है, ये याद रखना, आ रहा है ये 100%, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ रहा है एग्जाम में। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है। चलें, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज एन रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि वो पार्शियल रोस्टिंग भी करानी पड़ती है। उससे पहले ये भी सीख लो कि पार्शियल रोस्टिंग क्या होता है बच्चों। पार्शियल रोस्टिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए ही। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पार्शियल रोस्टिंग हम लोग Cu2S के लिए करते हैं, HgS के लिए करते हैं, मतलब कॉपर सल्फाइड, ठीक है, उसके साथ साथ मर्क्यूरी सल्फाइड, या फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉपर सल्फाइड यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड यूज कर सकते हैं, या फिर लेड का सल्फाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या करते हैं सबसे पहले कि जो कॉपर का सल्फाइड है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, क्यूप्रेट, ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं प्लस SO2। ये है तुम्हारा पार्शियल रोस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, पार्शियल रोस्टिंग कहते हैं बच्चों कि ये जो तुम्हारा कॉपर बना, ठीक है, कॉपर ग्लेंस, ये कॉपर मेट के फॉर्म में बाहर आता है। जैसे कि ये क्या होता है कि Cu2S को अगर आप, क्योंकि ये एक्सेस में लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक्सेस में, तो जो ये Cu2S है ये फर्दर तुम्हारा Cu2O के साथ कंबाइन करके कॉपर बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर बनाता है और SO2 गैस रिमूव होती है। बच्चों ये जो तुम्हारा कॉपर बनता है, इस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि जब ये कॉपर बनता है ना, तो क्या होता है ना कि जैसे ये कॉपर बना, ठीक है, एक बड़ा सा कॉपर बना, तो इसके अंदर क्या होता है, फूल फूल के ना गोल 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 इस तरह से इसके ऊपर बन जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर अपीयरेंस, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो ना, अजीब टाइप का बनता है, ऐसा नहीं किसी का शरीर के अंदर में क्या हो जाता है, बहुत पूरे बॉडी के अंदर में बहुत सारे मान लो कि घाव निकल जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है ना कि इसके अंदर में कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है। तो इसलिए इस कॉपर को बोले जाते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जाना जाता है, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। और ये बनता क्यों है, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस, ये पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। SO2 गैस के इवोल्यूशन होने के चलते यहां पर क्या बनता है बच्चों, ब्लिस्टर कॉपर का अपीयरेंस आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लो ग्रेडेड कॉपर ओर, ठीक है ना, हैव द ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इवोल्यूशन होने के चलते बच्चों यहां पर बातें होती हैं इसकी। क्लियर है। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। तो यहां पे समझना है हमें कि किस तरह से हम लोग जो मेटल ऑक्साइड हमने बनाया, इस मेटल ऑक्साइड को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मेटल। तो समझना बच्चों इसको कैसे किया जाता है, देखना। तो इसको करने का क्या टेक्निक है ये सीखना चाहिए आपको। क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग कई तरह के रिडक्शन मेथड्स को सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस। बच्चों रिडक्शन हम लोग अकेले सिर्फ एक तरह से नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम लोग यूज करके हम रिडक्शन करा सकते हैं। हम देखेंगे सबसे फेमस दैट इज कार्बन रिडक्शन को। ये कार्बन जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर हम लोग देखेंगे सेल्फ रिडक्शन। हम क्या देखेंगे, कार्बन रिडक्शन देखेंगे, हम सेल्फ रिडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम कार्बन रिडक्शन देखेंगे, हम सेल्फ रिडक्शन देखेंगे, हम थर्मल रिडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे, थर्मल रिडक्शन देखेंगे, थर्मल रिडक्शन, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, बहुत ही फेमस है गोल्ड स्मिथ
गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, गोल्ड स्मिथ, क्या पूरा नाम था पता है? गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन, इसको देखेंगे, ठीक है ना, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो थर्माइट रिडक्शन को देखेंगे। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे? पायरो रिडक्शन देखेंगे, है ना, और हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे? हाइड्रो मेटलर्जिकल, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन देखेंगे। और उसके साथ साथ हम और क्या देखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखेंगे। हमने पूरे चैप्टर के अंदर में जितनी भी रिडक्शन वाली पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर अभी खत्म कर देंगे। एक पेज का है बच्चों, खाली डरना नहीं है, ठीक है ना, कोई खास नहीं है, ठीक है। कार्बन रिडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर सेल्फ रिडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग थर्मल रिडक्शन देखेंगे और गोल्ड स्मिथ रिडक्शन देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कार्बन रिडक्शन। बच्चों कार्बन रिडक्शन के अंदर में सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन रिडक्शन की। तो हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं कार्बन रिडक्शन के अंदर में, वो क्या होती है? नहीं तो कार्बन होती है या फिर क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस बोथ आर द वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये दोनों जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही ज्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। जैसे कि अगर आप कोक को लेते हो तो कोक को हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है ना, क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक अपने तो ये क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि अपने आप को तो ये ऑक्सीडाइज कर लेता है, लेकिन दूसरे को क्या कर लेता है? रिड्यूस। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़िया होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। तो ये हो गया कार्बन रिडक्शन। अभी मैंने सेल्फ रिडक्शन बताया था। सेल्फ रिडक्शन कौन कौन से मेटल करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन से मेटल हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों? सेल्फ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन कहने का मतलब होता है कि उनका रिडक्शन खुद हो जाता है, ठीक है। इनका रिडक्शन क्या हो जाता है? खुद हो जाता है, उनको कहा जाता है सेल्फ रिडक्शन। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, दैट इज सेल्फ रिडक्शन में कौन कौन होते हैं? Cu2s, Mg नहीं, Mg बोल रहे हैं, HgS, ठीक है ना, Cu2s, FgS और PbS, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं। क्यों? ठीक है ना, होंगे प्रभु, ठीक है ना, क्यों होंगे प्रभु? क्यों होंगे प्रभु, ठीक है ना, क्यों होंगे प्रभा, ये भी लिख सकते हो, क्यों होंगे प्रभा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन रिडक्शन किनका कितना होता है, तो इसको याद करने का ट्रिक है, फिसले सभी संत प्रभुजन, ठीक है ना, संत प्रभुजन कौन कौन हो गया देखना, फिसले सभी संत प्रभुजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज टिन का जो होता है, टिन, इसका इसके साथ हो जाता है, फिसले सभी, लीड का हो जाता है, जिंक का हो जाता है, ठीक है। तो फिसले सभी संत प्रभुजन आयरन का हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इन सबका क्या होता है बच्चों? कार्बन रिडक्शन हो सकता है। किसका किसका? फिसले सभी संत प्रभुजन का जो होता है आपका क्या होता है? कार्बन रिडक्शन होता है। वहीं पर क्यों होंगे प्रभा के जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ रिडक्शन होता है। क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन होता है। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल रिडक्शन, ठीक है। थर्मल रिडक्शन मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हीट देकर आपको क्या करेंगे? आप किसी भी मेटल का रिडक्शन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल रिडक्शन। इसको यूज किया जाता है लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक एन गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है? यूज टू दोज मेटल्स, ठीक है, यूज फॉर, क्या लिख देंगे ऐसे लिख दो, यूज फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड थर्मल रिडक्शन, ठीक है ना। मैं इसको देख मतलब बार बार लिख लिख के क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको भी साथ साथ लिख लिख के याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें मैं कुछ खास बता नहीं सकता, जो आता है वो बता रहा हूं। इट इज यूज फॉर द, क्या बोलेंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, ये टॉपिक ही वैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं इसको पहले खत्म कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि Ag2O है, इसको आप सीधे हीट कर दोगे, ठीक है ना, मेटल के साथ, तो ये तुमको क्या मिल जाएगा? गोल्ड मिल जाएगा, प्योर गोल्ड मिल जाएगा। दूसरा होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ना, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस, ये प्रोसेस का यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है ना। इसका यूज किस में करते हैं हम लोग? वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये चौथा नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है ना, ये प्रोसेस जो होता है इज यूज्ड टू वेल्डिंग,
वेल्डिंग ऑफ आयरन ट्रैक्स, ठीक है। जो ट्रेन के जो आयरन ट्रैक्स होते हैं इनको तुम्हारा वेल्डिंग करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियो थर्माइट प्रोसेस। इसके अंदर में पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ये याद रखना कि द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज एल्यूमिनियम। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और एक बार ना आपके पेपर में पूछा था कि इग्निटर कौन होता है, इसे जलाने वाला, वो होता है बेरियम ऑक्साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इग्निटर कौन है बच्चों, दैट इज नोन एज बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड इस रिएक्शन को इग्नाइट करता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग किसके किसके लिए यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एटॉमिक नंबर 24, 25 और 26 के लिए, ठीक है। कॉपर के लिए, क्रोमियम के लिए और जिंक के लिए 26 आयरन होता है, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं जिनके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्रोमियम, कॉपर, आयरन। इन तीनों के मतलब को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। जैसे कि बच्चों अगर बात करो कि तुम्हारी किसकी, दैट इज Fe2O3 की, तो इसका रिएक्शन अगर आप एल्यूमिनियम के साथ कर देते हो तो ये जो तुम्हारा आयरन का जो ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगा आयरन के अंदर में, और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा फर्दर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। इस रिएक्शन से क्या होता है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनियो थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। अगला प्रोसेस होता है बच्चों दैट इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, ठीक है ना, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। ये क्या होता है देखना जरा, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्या मैं, कोई बात नहीं, आप समझते चलो, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, तो देखना जरा सा हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन क्या होता है। हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन के अंदर में। एक होता है मैक अर्थर, ठीक है ना, मैक अर्थर साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। एक होता है मैक अर्थर साइनाइड प्रोसेस, और जो दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर, ठीक है ना, कॉपर के लो ग्रेड ओर में से, ठीक है, जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसका भी यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। मतलब यहां हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का यूज करके हम कर सकते हैं रिएक्शन। कैसे होता है देखना जरा सा, कि जो लो ग्रेड कॉपर ओर होता है इसको किस तरह से हम लोग रिड्यूसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों की, जो लो ग्रेड कॉपर ओर होता है, लो ग्रेड कॉपर ओर होता है, इसमें हम सबसे पहले कराते हैं बैक्टीरियल लीचिंग। क्या कराते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं, और इसे कहा जाता है बैक्टीरियल लीचिंग। तो जो लो ग्रेड कॉपर ओर होता है इसका हम लोग क्या कराते हैं, बैक्टीरियल लीचिंग कराते हैं, और हम यहाँ क्या बना लेते हैं, कॉपर 2+, ठीक है। अब इसका रिडक्शन हम लोग नहीं तो जिंक के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। बच्चों जिंक के साथ भी अगर हम लोग देखें तो हम कॉपर तो बना सकते हैं, लेकिन ये जो होता है वो नॉन प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या फायदा है कि ये जो तुम्हारा हम लोग लेते हैं ना, इसके अंदर में नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर हमको ना एक्स्ट्रा जिंक खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है, जिंक खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग इसी के जगह पर हाइड्रोजन और Fe आयरन का स्क्रैप ले लें, जो कि खुद ब खुद क्या होती है, आयरन इंडस्ट्री से हमको आसानी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाती है, तो हम आयरन के स्क्रैप भी जो होते हैं ना, ये भी बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दे कैन कन्वर्ट दिस कॉपर इनटू दिस, और इससे क्या होता है कि ये रिएक्शन भी हो पाता है आराम से। दूसरा बात कि ये जो तुम्हारा है वो क्या होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। क्या है ये, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। तो इस तरह से हम लोग लो ग्रेडेड कॉपर ओर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं है ना, आराम से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा और आखिरी जो तुम्हारा रिडक्शन प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
बच्चे ये चीज आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और मेरे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करूंगा तो उस समय आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर में और बढ़िया से इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक्चुअली कैसा प्रोसेस होता है ये समझ लो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखो क्या होता है कि इसके अंदर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम एक मतलब बहुत बड़ा सा बकेट लेते हैं। इस बकेट के अंदर में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कॉपर का करना है, तो हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पे मैं लगाता हूं दो तुम्हारे रॉड, ठीक है। मैं क्या लगाता हूं, दो रॉड लगाता हूं। एक जो रॉड होती है वो भी, दोनों रॉड मतलब कॉपर की ही होती है, लेकिन एक जो रॉड होता है वो होता है तुम्हारा इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। क्या होता है, इम्प्योर कॉपर का रॉड होता है। क्या होता है, इम्प्योर कॉपर का रॉड होता है, क्लियर है। और एक जो रॉड होता है वो क्या होता है, प्योर कॉपर का रॉड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों इसको, रॉड नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्लियर है। दोनों को मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, दोनों को क्या कर दी मैंने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, क्लियर है। दोनों को मैंने क्या कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। तो यहां पर ये जो होता है ये होता है एनोड, और ये होता है कैथोड, ठीक है। ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। क्या होता है बच्चों कि एनोड के ऊपर में, ठीक है ना, एनोड के ऊपर में क्या होता है कि जो ये कॉपर है, कॉपर मेटल है, ये टूट कर क्या बनाता है बच्चों, कॉपर 2+। यहां पे इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या आता है सोल्यूशन में, ठीक है। और जो कैथोड पर जो सोल्यूशन वाला जो तुम्हारा कॉपर है, ठीक है, जो कॉपर है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है, क्या बनाता है, कॉपर सॉल्वेंट, और जाकर क्या होता है, डिपॉजिटेड होते चला जाता है कैथोड पर। और ये जो बनता है वो कैसा कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है। दूसरा, जो भी तुम्हारे इंप्यूरिटीज होती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं, एनोड मड में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि इस एनोड मड में ना बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोले यार इसको, जैसे गोल्ड वगैरह होता है इसमें, सिल्वर होता है, मर्क्यूरी होती है, इस तरह के बहुत प्रीसियस मेटल्स पाए जाते हैं किसमें, एनोड मड में। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि इस प्रीसियस मेटल के मिलने से फायदा नंबर 1 तो ये है कि इसकी कोस्टिंग घट गई, है ना। कोस्टिंग जो होती है प्यूरिफिकेशन की, वो क्या हो गई, डाउन हो गई, है ना, क्योंकि हमें क्या मिल गया, गोल्ड मिल गया। अब किसमें मिलता है, एनोड मड में। यहां पर जाके कहीं ये जो प्रोसेस होता है ना, यहां पर कहीं जाके क्या होता है ना, एनोड मड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एनोड मड, ठीक है। मड बात तो समझते हो ना, गंदगी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या किया जाता है, तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, क्लियर है। तो ये हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में, ठीक है। ये मैंने रिफाइनिंग बता दिया क्या गलती से, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। अरे यार क्या है यार, कभी कभी दिमाग पे ना कुछ भी कहा जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम रिफाइनिंग तो पढ़ने ही वाले थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है वो इसी तरह से होती है, मतलब कि हम कैसे कॉपर को रिफाइन कर पाते हैं, उसका ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना। वो क्या पढ़ना था हमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मैंने क्या बता दिया आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बता दिया। कोई बात नहीं, पढ़ना कहीं भी था, यहीं पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं यार, पता नहीं माइंड कहाँ चल जाता है कभी कभी, है ना, पढ़ाते पढ़ाते कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि पढ़ाना क्या, ठीक है। कोई बात, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन देख लो यार, रिडक्शन देख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है कि मोल्टेन सॉल्ट हम लोग लेते हैं,
यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, मॉल्टेन सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या यूज करते हैं, मॉल्टेन सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट। मॉल्टेन सॉल्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना। जनरली जो होता है वो क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है। जैसे कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जब आप एल्यूमिनियम को देखोगे तो यहां पर करते क्या है, कि हमारे पास एक रिवरेंटरी फर्नेस होता है। क्या होता है, रिवरेंटरी फर्नेस। इसी के अंदर में हम अल्युमिनियम का रिडक्शन करते हैं। इस रिवरेंटरी फर्नेस का क्या खासियत होता है, कि ये जो रिवरेंटरी फर्नेस होता है इसके अंदर में क्या होता है कि स्टील कोटेड विथ कार्बन ब्लैक यहां पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, स्टील कोटेड कार्बन ब्लैक। ये जो है ना, ये क्या है, स्टील कोटेड कार्बन ब्लैक है, ठीक है। ये क्या है, स्टील कोटेड कार्बन ब्लैक। कहां लिख दूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। स्टील कोटेड कार्बन ब्लैक, ठीक है। ये जो स्टील कोटेड कार्बन ब्लैक होता है यही एक्ट करता है एज अ, क्या बोलेंगे बच्चों, कैथोड, ठीक है। ये किसके जैसा एक्ट करता है, कैथोड के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। जनरली ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। रॉड होते हैं ग्रेफाइट के, ये क्या होते हैं, ग्रेफाइट के रॉड होते हैं, जो कि किसके जैसा एक्ट करने वाले हैं, एनोड। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हाई टंगस्टन बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हाई टंगस्टन बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं, और इनको क्या करते हैं, एक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं। जिस सोल्यूशन के अंदर में क्या होता है, मोल्टेन मिक्सचर होता है। क्या होता है, मोल्टेन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट Na3Al6, ठीक है ना। क्रायोलाइट होता है बच्चों इसके अंदर में, अल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है इसके अंदर में, ठीक है ना। क्रायोलाइट होता है और अल्युमिनियम का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। और क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लोरस्पार यूज करते हैं। अब आपके पेपर में पूछा जाता है कि ये जो तुम्हारा क्रायोलाइट है और जो फ्लोरस्पार है इसका यूज क्या है। बच्चों इसका यूज किया जाता है टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का यूज करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए। एंड इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, और क्या करने के लिए, इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, क्योंकि इसके आने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, है ना। इनके आने से क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बढ़ गए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस होता है इसका नाम बता दिया मैंने, रेवरेंटरी फर्नेस, है ना। रेवरेंटरी, जो भी स्पेलिंग है थोड़ा देख लेना एनसीईआरटी में, रेवरेंटरी फर्नेस बोलते हैं इसको हम लोग। और जो ये प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हॉल हॉरलॉट प्रोसेस, हॉल हॉरलॉट प्रोसेस, ठीक है। जो रिडक्शन का प्रोसेस है इसे कहा जाता है हॉल हॉरलॉट प्रोसेस, ठीक है। इस रिडक्शन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हॉल हॉरलॉट प्रोसेस। यहां पर होता क्या है, तो कैथोड पर होता है रिडक्शन, दैट मींस अल्युमिनियम का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना। अल्युमिनियम का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और आपको मिलता है इम्प्योर अल्यूमिनियम। क्या मिलता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम। और एनोड पर क्या होता है, जो ऑक्साइड है उसका क्या होता है तुम्हारा, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्या बना लेता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो एनोड क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एनोड जो होता है ना ये घटते चला जाता है। इसका मतलब कि जो ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं इसकी थिकनेस घटती चली जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, घटते चला जाता है। एनोड गेट्स रिड्यूस ड्यू टू क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से होते चलता है, इसीलिए इसको हम लोग को प्रॉपरली बार बार रिप्लेस करना होता है। सो इट इज रिप्लेस्ड रेगुलरली, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, रेगुलरली क्या करना पड़ता है बच्चों, रिप्लेस करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्या, दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम की रिडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने एल्यूमिनियम को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या बना लिया, इम्प्योर एल्यूमिनियम, है ना। ये जो एल्यूमिनियम मिल तो गया, लेकिन एल्यूमिनियम कैसा मिला, इम्प्योर मिला। क्या मिला बच्चों, इम्प्योर मिला। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफाइनिंग की। किसकी बात करने जा रहे हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये अभी के चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है ना। इसके बाद से हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, मेटल के एक्सट्रैक्शंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा सा रिफाइनिंग को समझ लेते हैं हम लोग, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स क्या होता है। क्लियर है? चलो देखो रिफाइनिंग को समझते हैं, ठीक है, मेटल की रिफाइनिंग। तो बच्चों मेटल की रिफाइनिंग हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करने जा रहे हैं आखिरी प्रोसेस, जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। मेटल्स जो हमारे पास बने हैं, इनका हमें क्या करना होगा, रिफाइनिंग करना होगा। तो बच्चों हम लोग रिफाइनिंग जो करते हैं वो किस किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला टेक्निक होता है जिसे कहते हैं लिक्विएशन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर में हर साल पूछा जाता है, नो डाउट, ठीक है। लिक्विएशन क्या होता है, तो सबसे पहले समझना लिक्विएशन हम कर किसके लिए कर सकते हैं। तो लिक्विएशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए मेटल की, वो कम होनी चाहिए, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है ना। तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब किसी ना एक एक चीज का तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक मिनट, सॉरी बॉइलिंग बोल दिया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल शुड बी लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इंप्योरिटीज, देन यू कैन यूज लिक्विड। इसको याद करने का ट्रिक है कि लिक्विड पीकर, लिक्विड पीकर, ठीक है ना, लिक्विड पीकर, ठीक है, लिक्विड पीकर संत और जो प्रभु जन है वो बिगड़े। लिक्विड पीकर संत प्रभु जन बिगड़े क्या बात है, कौन सा लिक्विड पिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी पिया वो क्या हो गया, उसके पी के संत प्रभु और जो जन है वो क्या हो गया बच्चों, बिगड़ गए, ठीक है ना। तो याद रखना कि लिक्विड पीकर संत प्रभु जन बिगड़े आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है ना, लिक्विड पीकर संत प्रभु जन जो है वो बिगड़े, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोलेंगे, लिक्विएशन। दूसरा पूछा जाता है बच्चों डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्टिलेशन उसके लिए क्या आता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, इंप्योरिटीज से, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, तुम्हारा डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं। जनरली जो होता है ना, ये यूज किया जाता है फॉर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, यूज फॉर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, लिक्विएशन टेक्निक यूज करते हैं। अच्छा एक और टर्मिनोलॉजी होती है, इसे कहते हैं क्यूपेलेशन। आपने पढ़ा है क्या क्यूपलेशन क्या होता है? देखो क्यूपलेशन क्या होता है ना, कि क्यूपलेशन के अंदर में हम यूज करते हैं उस मेटल के लिए जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होती है। यूज फॉर दोज मेटल, उस मेटल के लिए यूज करते हैं हैविंग एफिनिटी, जो एफिनिटी होती है विथ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपलेशन करते हैं। उसे क्या करते हैं बच्चों, क्यूपलेशन करते हैं। जनरली यहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं लेड की इंप्योरिटी। इसका यूज किया जाता है कहां पर, यूज्ड टू रिमूव, ठीक है ना, लीड इंप्योरिटीज। लीड की इंप्योरिटी पाई जाती है किसमें, गोल्ड में और सिल्वर में। इसे क्या बोला जाता है, क्यूपलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, क्यूपलेशन। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहा जाता है पोलिंग। क्या कहा जाता है तुम्हारा, को पोलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो पोलिंग क्या होता है ये समझो। पोलिंग टेक्निक ऐसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्यूपलेशन पोलिंग, फिर भी एक बार जान लो कि इट इज यूज्ड, ठीक है ना,
फॉर दोज मेटल, उस मेटल के लिए यूज किया जाता है जिसका खुद का ही कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज पाया जाता है। दोज मेटल विच हैव इट्स ओन इम्प्योरिटी, है ना। इम्प्योरिटी मतलब कि अपना ही कंपोजिशन वाला इम्प्योरिटीज अगर जिन मेटल्स में हो वहां पर कूलिंग यूज किया जाता है। जैसे टिन में SnO2 होता है, लिड के अंदर में PbS होता है, तो ये सब जो होते हैं ना, इन सब के अंदर में हम लोग पोलिंग टेक्निक का यूज कर लेते हैं। पोलिंग टेक्निक में हम इस मेटल को लेते हैं, है ना, और एक क्या होता है ना, एक स्टिक होता है, स्टिक होता है, इसको बोलते हैं तुम्हारा शायद ग्रीन कुछ करके बोलते हैं, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोला जाता है उसे। आई थिंक उसका यू बोला जाता है ग्रीन वुड, है ना, ग्रीन वुड स्टिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रीन वुड स्टिक बोला जाता है, ठीक है ना। यही इससे हम लोग स्टीयर करते हैं, और ये तुम्हारा क्या करता है, रिडक्शन करता है। ये क्या करता है, रिडक्शन करके हमको मेटल दे देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पोलिंग कहते हैं। क्लियर है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं जोन रिफाइनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जोन रिफाइनिंग? ये पेपर में तो भाई ऐसा कभी साल ही नहीं हुआ जिस साल जोन रिफाइनिंग ना पूछे। और तुम्हारा दैट इज तुम्हारा वेपर फेज रिफाइनिंग। ये दो टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा फेमस टॉपिक्स में हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। देखो मैक्सिमम पार्ट तो जो चैप्टर का है वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बस इलिंगम डायग्राम वगैरह जो है ना वो सब देखना है। देखते हैं जोन रिफाइनिंग, ठीक है। जोन रिफाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो ये यूज किया जाता है, ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि कोई भी मेटल जो होता है वो अपने मोल्टेन स्टेट में ज्यादा क्या होता है कि वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे इन देयर सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा जोन रिफाइनिंग, ठीक है ना। इसकी प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन, ठीक है ना, प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble, impurities are more soluble in molten state देन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। मोल्टेन स्टेट से ज्यादा क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्टेट में ज्यादा बढ़िया होते हैं। ये होती है जोन रिफाइनिंग की प्रिंसिपल, ठीक है। इसको यूज किया जाता है टू प्यूरिफाई अल्ट्रा प्योर मेटल, ठीक है ना। अल्ट्रा प्योर मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए जो यूज करते हैं वो होता है जोन रिफाइनिंग। जैसे कि जनरली जो हम लोग अल्ट्रा प्योर मेटल लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन सा अल्ट्रा प्योर हो गया, जैसे कि तुम्हारा बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, etc। ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर यूज फॉर जोन रिफाइनिंग टेक्निक। क्लियर है। इसके अंदर में करते क्या है, देखो जोन रिफाइनिंग टेक्निक्स के अंदर में हम सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस को प्यूरिफाई कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आर प्रिपेयर्ड थ्रू दिस टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या बनाते हैं, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस बनाते हैं। क्लियर है। सेमी कंडक्टिंग डिवाइस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जोन रिफाइनिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में होता क्या है देखना जरा। इसके अंदर में बच्चों क्या होता है कि एक यहाँ पर एक हम लोग चैम्बर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चैम्बर, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर में क्या होता है ना कि नोबल गैस एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? नोबल गैस एटमॉस्फेयर। बिल्कुल नोबल गैस हम लोग इसके अंदर डालते हैं। और इस चैम्बर के अंदर में क्या होता है ना कि एक मेटल होता है, मेटल की स्टिक होती है जो कि क्या होती है, मॉल्टन स्टेट में पाई जाती है। और यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं कि एक रोलर लगाते हैं जो प्रॉपरली क्या होता है ना कि इसके ऊपर ये मूव करते रहता है। इसके मूव करने से क्या होता है कि जैसे जैसे जो मॉल्टन स्टेट का मेटल है तो एक तरफ जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा प्योर मेटल, ठीक है, और एक तरफ इंप्यूरिटीज। लेट बी सपोज ये प्योर मेटल एक तरफ इकट्ठा हो गया और इधर क्या हो गया, इंप्यूरिटीज इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? हीटर होता है। हीटर रोलर रोल्स ओवर द मोल्टन मास, ठीक है। यहाँ पर प्योर इम्प्योर जो तुम्हारा मेटल सब्सटेंस है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और फिर हम इसको कट करके क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जोन रिफाइनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जोन रिफाइनिंग कहते हैं। क्लियर है। जोन रिफाइनिंग कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला है दैट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है ना।
वेपर फेज रिफाइनिंग को हम लोग समझ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर है, ये पेपर में आएगा, ठीक है, आपको बनाना होगा ये पूरा। क्लियर, तो वेपर फेज रिफाइनिंग समझ लेते हैं हम लोग। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, नो डाउट वीडियो लंबा होना भी चाहिए था क्योंकि हमें टॉपिक फिनिश करनी थी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है ना, वेपर फेज रिफाइनिंग। बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वेपर फेज रिफाइनिंग कराने के लिए हर एक मेटल को कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। ठीक है, हर मेटल को क्या करना होता है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला बात होना चाहिए कि जो मेटल होना चाहिए इसको करने के लिए, द मेटल शुड बी वोलेटाइल। क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। मेटल को क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल। ठीक है, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा बात ये होता है कि जो मेटल हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, इजिली डिकम्पोजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इजिली डिकम्पोजेबल होना चाहिए, तभी हम वेपर फेज रिफाइनिंग का यूज कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरह का प्रोसेस है, एक को बोलते हैं बच्चों मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस जो होता है ना, मॉन्ड्स प्रोसेस जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द निकल। ठीक है ना, निकल के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन होता है ना, सीओ होता है। और यूज किसके लिए क्या आता है, यूज फॉर निकल। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले अगर वो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है तो उसको वोलेटाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो निकल का रिएक्शन सबसे पहले कोबाल्ट के साथ कराकर हम NiCO4 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NiCO4 बना लेते हैं। ठीक है ना, अब जो ये तुम्हारा निकल के साथ जो ये बना, ये क्या है तुम्हारा, वोलेटाइल है। फाइनली दिस वोलेटाइल कंपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, हीट करके हम फिर से क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं इसको निकल के अंदर में, है ना। तो ये जो टेक्निक होती है इसको क्या बोलते हैं, मॉन्ड्स प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों वैन आर्कल मेथड। ठीक है ना, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, वैन आर्कल मेथड। ये वैन आर्कल मेथड होता है, ये यूज किया जाता है फॉर, किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ठीक है ना, जिरकोनियम, हफनियम, टाइटेनियम। मतलब यहां पर हम यूज करते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल। ठीक है ना, अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैन आर्कल मेथड का यूज करते हैं। यहां पे जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किया जाता है वो होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों की, जिरकोनियम लिया मैंने और इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ करके मैं क्या बनाता हूं, जिरकोनियम आयोडेट। और जिरकोनियम आयोडेट को हीट करता हूं, मेरे को क्या मिल जाता है, प्योर जिरकोनियम मिल जाता है प्लस आयोडीन मिल जाता है। क्लियर है, दिस प्रोसेस ये क्या बन जाता है, प्योर। ये क्या हो गया तुम्हारा, वोलाटाइल, है ना। ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल। क्लियर एकदम। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं। दूसरा वाला हम आपको पहले ही बता चुके हैं जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। उसमें कॉपर वाला जो बात था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कोशिश मेरा यही था कि मैं आपको आसान से आसान भाषा के अंदर में इसे कंप्लीट करके समझा सकूं। होप आपको ये सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में, और उसके अंदर में हम मेटलर्जी को खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा हेलो अल्केन एंड हेलो रेजन्स। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।